CUET अर्थात कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत आज से हम लोग नियमित रूप से अपनी कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा अब सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को आयोजित किया जाना है और इसके अंतर्गत मैं आज उपस्थित हुआ हूं आप सभी छात्रों के बीच इतिहास डोमेन पर 15 यूनिट्स दिए हुए हैं, 15 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिस पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा प्रश्न पूछा जाना है। पूरा सिलेबस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा दिया गया है और एनसीईआरटी के 12th क्लास को बेस बनाया गया है, अर्थात 12वीं की एनसीईआरटी के आधार पर ये 15 यूनिट्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डिसाइड किए हैं। पाठ्यक्रम पर हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज की कक्षा में मैं आप सभी छात्रों का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना संजोते हुए इस कक्षा में यहां तक पहुंचे हैं, आप सभी छात्रों का दृष्टि टीम की तरफ से मैं आलोक कुमार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस शुभकामना के साथ कि आप मनवांछित विश्वविद्यालय में अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर चयनित होंगे और आप अपने सपनों को एक उड़ान दे पाएंगे, क्योंकि 12th के बाद आपकी यह शैक्षणिक यात्रा आपके पूरे भविष्य का निर्धारण भी करने वाली है। आपने जो भी सपने देखे हैं, उस सपने को उड़ान देने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है और वही प्लेटफॉर्म केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़कर न सिर्फ आप अपने मानसिक विकास को, अपने मस्तिष्क की विकास को, अपने विश्लेषणात्मक क्षमता के विकास को, अपने एनालिटिकल एबिलिटी को, अपने पढ़ने, समझने व विश्लेषित करने की अपनी एबिलिटी को न सिर्फ डेवलप कर पाएंगे, बल्कि आगे चलकर आप अपने कैरियर में भी भारत के युवा भविष्य के सामने एक रोल मॉडल की तरह अपने आप को प्रस्तुत करने में सफल हो पाएंगे। राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में आप अपनी बहुमुखी प्रतिभा से, क्षमता से अपना महत्वपूर्ण योगदान भी सुनिश्चित कर पाएंगे। यह यात्रा अत्यंत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। आइए इस यात्रा को इतिहास डोमेन के अंतर्गत हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, हिस्ट्री में 15 यूनिट से है और इस 15 यूनिट का पहला भाग यहां पर आपके सामने है, अर्थात ये इकाई 1 है, अर्थात यूनिट 1 है। प्रारंभिक नगरों की कहानी। प्रारंभिक नगरों की कहानी, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज। और ये प्रारंभिक नगरों की कहानी आपको कैसे समझना है? तो हड़प्पाई पुरातत्व के आधार पर, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ हड़प्पन आर्कियोलॉजी। इतिहास में एक तरफ तो साहित्यिक साक्ष्य है, उसमें कई मिथक भी हैं, कई भ्रांतियां भी हैं। कई बार हम इतिहास की चर्चा में उसको भी शामिल करते हैं। लेकिन यदि इतिहास को हम पुरातत्व के आधार पर पढ़ें, विशेषकर भारत के प्रारंभिक नगरों की कहानी यदि हम हड़प्पाई पुरातत्व के आधार पर पढ़ें, तो इतिहास से जो मिथक हैं, भ्रांतियां हैं, वो समाप्त हो जाती हैं और इतिहास शुद्ध स्वरूप में हमारे सामने आता है। पुरातत्व के आधार पर किस प्रकार इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट
किसी भी काल के इतिहास का निर्माण करते हैं, इसको भी समझना है। लेकिन इस पूरी बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊं या आगे लेकर चलूं, इसके पहले मैं कुछ स्लाइड्स ऐड करना चाहता हूं। और उस स्लाइड में मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे हिस्ट्री है, या इतिहास है, सामान्य तौर पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। चूंकि सामान्य तौर से हम लोग भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए प्राचीन भारत अर्थात एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत अर्थात मिडिएवल इंडिया, और आधुनिक भारत अर्थात मॉडर्न इंडिया। 3 रूपों में इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, और सामान्य तौर पर प्रत्येक टॉपिक में हम 3 टॉपिक को पढ़ते हैं। एंशिएंट इंडिया में पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्ट्री। वैसा काल जिसके संबंध में सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से ही हमें जानकारी मिल पाती है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल। इसे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, अर्थात एक ऐसा काल जहां पर लिपि तो है, लेकिन उस लिपि का अध्ययन हम नहीं कर पाए हैं, उस लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल का अध्ययन भी वस्तुतः पुरातत्व के आधार पर ही किया जाता है, और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही हड़प्पाई सभ्यता भी आती है, या सिंधु घाटी की सभ्यता भी आती है, जो हमारे यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तीसरा आरंभिक भारत का इतिहास अर्थात अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत पुरातत्व के साथ साथ अर्थात उत्खनन से जो सामग्रियां मिली हैं, उन सामग्रियों के साथ साथ साहित्य के आधार पर अर्थात जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसके आधार पर भी हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं। मध्यकालीन भारत में 3 बातों का अध्ययन हम लोग करते हैं। एक तो पूर्व मध्यकाल, अर्ली मेडिएवल पीरियड पहला है ये। दूसरा सीधे सीधे हम लोग दिल्ली सल्तनत के विषय में पढ़ते हैं, और तीसरा हम लोग मुगल काल के विषय में पढ़ते हैं। 3 टॉपिक यहां भी हैं। और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया अर्थात आधुनिक भारत के अंतर्गत भी 3 टॉपिक हम लोग मेजरली पढ़ते हैं। पहला उत्तर मुगल काल, लेटर मुगल पीरियड। दूसरा अंग्रेजी सर्वोच्चता की स्थापना
तथा इसका विस्तार, अर्थात भारत में किस प्रकार अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक सत्ता की स्थापना की और फिर उसका विस्तार उन्होंने किया। और तीसरा, भारतीय प्रतिरोध, अर्थात इंडियन रेसिस्टेंस। भारतीय प्रतिरोध को भी मुख्यतः हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, ट्रेडिशनल रेसिस्टेंस और मॉडर्न रेसिस्टेंस, अर्थात परंपरागत प्रतिरोध और आधुनिक प्रतिरोध। ट्रेडिशनल रेसिस्टेंस अर्थात परंपरागत प्रतिरोध के अंतर्गत हम लोग किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और नागरिक विद्रोह को पढ़ते हैं। दैट मीन्स पीजेंट रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट एंड सिविल रिवोल्ट। और ट्रेडिशनल रेसिस्टेंस अर्थात किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और नागरिक विद्रोहों की चरम प्रकाष्ठा के रूप में, अर्थात उसी के हाईएस्ट लेवल के रूप में रिवोल्ट ऑफ 1857 का भी अध्ययन हम लोग करते हैं। यह भी हमारे टॉपिक में शामिल है। आधुनिक विद्रोह के अंतर्गत या मॉडर्न रेसिस्टेंस के अंतर्गत सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को हम लोग पढ़ते हैं और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को हम लोग पढ़ते हैं। दैट मीन्स सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल। तो कुल मिलाकर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत को मोटे तौर पर पूरे इतिहास को तीन भागों में बांटा जा सकता है और इन तीन भागों को भी प्रत्येक को तीन तीन भागों में बांटकर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस को डेवलप कर सकते हैं। इसके पश्चात आगे हम लोग बढ़ें, इसके पहले एक मूलभूत अवधारणा आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं। चूंकि इतिहास समय का अध्ययन है और जब भी आप बुक्स को पढ़ते हैं तो आपको कई डेट्स मिलते हैं और उस डेट्स के आगे पीछे कभी तो बीसी लिखा हुआ मिलेगा, कभी बीसीई लिखा हुआ मिलेगा, कभी एडी लिखा हुआ मिलेगा और कभी सीई लिखा हुआ मिलेगा। तो कई बार छात्रों को यह समझने में परेशानी होती है कि आखिर इसका अर्थ क्या है। तो इसे हमने एक स्लाइड के माध्यम से स्पष्ट किया है, जरा इसको देखिए। बीसी का फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट। और बिफोर क्राइस्ट का मतलब यह है कि इसे हिंदी में ईसवी पूर्व हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम बीसी लिख देते हैं। मान लीजिए कि हमने लिखा 6th सेंचुरी बीसी, इसे हिंदी में लिखेंगे 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व। तो बीसी को हिंदी में हम लोग ईसवी पूर्व लिखते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम संदर्भित करते हैं। जैसे यहां पर हम लोगों ने लिखा 6th सेंचुरी बीसी, इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले। अगर हम लिखें 2500 बीसी तो ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले। अर्थात ईसा मसीह के जन्म को आधार मानते हुए इतिहास में कालक्रम का निर्धारण करना। आजकल बीसी की जगह बीसीई का इस्तेमाल होने लगा है। बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। कभी कभी बीपी का प्रयोग भी किया जाता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, अर्थात वर्तमान से पहले।
जैसे आज हम कहें कि कहीं पर खुदाई हुई और कोई वस्तु मिली, तो उसके कालक्रम का निर्धारण अगर हमें करना है तो हम कहते हैं कि आज से 10,000 वर्ष पहले। तो बीपी का मतलब वर्तमान से पहले। इसी तरह से एडी शब्द, जिसे हिंदी में हम ईस्वी कहते हैं, वह दो लैटिन शब्दों से मिलकर के बना है। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, और एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। यदि हम लिखें 50 ईस्वी, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म के 50 वर्ष पश्चात। जैसे आज हम लिखते हैं 2022, तो उसका अर्थ क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के 2200 साल पश्चात बाद। आजकल एडी की जगह सीई शब्द का प्रयोग हो रहा है, अर्थात कॉमन एरा। इसका तात्पर्य कॉमन एरा है। विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा अर्थात सीई का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए वर्तमान में भी इतिहास की पुस्तकों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सीई लिखा हुआ मिलेगा, अर्थात कई किताबों में एडी भी लिखा हुआ मिलेगा, और एडी की जगह पर आजकल सीई अर्थात कॉमन एरा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यह मूलभूत अवधारणा है, इसको समझे बिना हम लोग इतिहास नहीं पढ़ सकते। अब देखिए, अब जो ये प्राचीन भारत है, हम लोग एक और स्लाइड लेते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, यदि इस पर हम बातचीत करते हैं तो इसे हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि प्री हिस्ट्री, जिसे हमने कहा प्रागैतिहासिक काल, फिर हमने कहा प्रोटो हिस्ट्री अर्थात आद्य इतिहास, और फिर हमने कहा अर्ली एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात आरंभिक भारत का इतिहास। ऐसे करके हम लोग इसको 3 भागों में बांट देते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बांटा था। तो प्री हिस्ट्री को फिर आगे फर्दर हम 3 भागों में बांटते हैं। पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड। याद रखिएगा, यह है पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, यह है मध्य पाषाण काल, और यह है नवपाषाण काल। प्रोटो हिस्ट्री, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, प्री हिस्ट्री अर्थात प्रागैतिहासिक काल, अर्थात इतिहास का वैसा काल जिसके संबंध में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जब हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो यहां पर हम कहते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह हिस्सा है जिसके संबंध में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अंतर्गत 3 चीजें शामिल होती हैं यदि भारत के इतिहास की हम बात करें तो। पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता, या कई बार इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, या कई बार इसे भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। यह हमें पढ़ना है। दूसरा वैदिक काल
और वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में है, ईसवी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में है। यदि हम भारत में पुरापाषाण काल की बात करें तो भारत में पुरापाषाण काल 5 लाख से 10,000 बीसी के बीच में आता है। 10,000 बीसी के बीच में आता है। मध्यपाषाण काल ये वस्तुतः 10,000 से 4,000 बीसी के बीच में आता है। और नवपाषाण काल वस्तुतः 7,000 बीसी से 1,000 बीसी के बीच में आता है। भारत के विभिन्न भागों में जो काल है वह अलग अलग है, इसलिए इस तरह का मोटा मोटी टाइमिंग दिया गया है। आप लोगों से टाइमिंग पूछेगा नहीं, सीधे सीधे आप लोगों से सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता अचानक तो प्रारंभ हुई नहीं, इसलिए हम आपको एक टाइमलाइन दे रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग बातचीत करेंगे कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के पश्चात भारत में एक और काल प्रारंभ हुआ जिसे हम ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। नवपाषाण काल का ही वह उन्नत चरण है, एडवांस स्टेज है। और यही नवपाषाणिक विकास, न्यूलिथिक डेवलपमेंट या चाल्कोलिथिक डेवलपमेंट या ताम्रपाषाणिक विकास परिपक्व होकर हड़प्पा सभ्यता के रूप में विकसित हुई है। फिर इसका पतन हुआ और फिर वैदिक काल प्रारंभ हुआ। वैदिक काल के निर्माता आर्य थे। माना जाता है कि ये भारत में बाहर से आए थे। पूरा डिबेट आपको नहीं करना है, ना ही पूरे काल को समझना है, लेकिन एक ऐतिहासिक विकास को समझते हुए यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे तो हम बेहतर रूप में अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप कर पाएंगे। और यदि इधर उधर से प्रश्न आता है तो भी उस प्रश्न को करने की क्षमता हमारे पास होगा। आरंभिक भारत का इतिहास 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से होता है, जिसे हम लोग कहते हैं महाजनपद काल। इसी महाजनपद काल में मगध साम्राज्य का उद्भव होता है और यही मगध साम्राज्य आगे चलकर मौर्य साम्राज्य में विकसित हो जाता है। मौर्य साम्राज्य आपके टॉपिक में है और ये सेकंड यूनिट में ही आपको पढ़ना है। फिर मौर्य साम्राज्य के पश्चात उत्तर मौर्य काल, ये भी आपको पढ़ना है सेकंड यूनिट में ही। और उत्तर मौर्य काल के पश्चात गुप्त काल आरंभ होता है और मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास को आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में यही है। इस पूरे गुप्त काल तक को ही हम लोग, या गुप्तोत्तर काल को भी हम लोग थोड़ा शामिल कर लेते हैं, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, गुप्तों के पश्चात भी, यहां तक को हम लोग प्राचीन भारत कहते हैं। इसके बाद फिर मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है और सबसे पहले आता है अर्ली मेडिएवल हिस्ट्री अर्थात पूर्व मध्यकाल, जिसमें हम
पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष को भी पढ़ते हैं, चोल साम्राज्य के विषय में भी पढ़ते हैं, और इसी समय सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था उसके विषय में भी पढ़ते हैं। महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण हुआ था उसको भी पढ़ते हैं, और मोहम्मद गौरी का भी भारत पर आक्रमण हुआ था उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। यही आक्रमण वस्तुतः 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का कारण बना, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश को पढ़ते हैं। और लोदी वंश के ही अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। फिर बाबर के पश्चात हुमायूं आता है, और शेर खान के नेतृत्व में या शेर शाह के नेतृत्व में अफगानों ने अपनी शक्ति को संगठित किया, और उसने बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं को पराजित कर भारत से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया। 1540 से लेकर 1555 तक यहां पर सूर वंश का शासन रहता है। लेकिन फिर 1555 में हुमायूं भारत वापस आता है और अफगानों को पराजित करता है, और पुनः पानीपत द्वितीय युद्ध के माध्यम से मुगल वंश की शासन की स्थापना कर देता है। फिर अकबर आता है, जहांगीर आता है, शाहजहां आता है, औरंगजेब आता है। यह मुगल काल के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते। इसके बाद फिर उत्तर मुगल काल, अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजी शासन की स्थापना, औपनिवेशिक नीतियां, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, उपनिवेशवाद के विभिन्न प्रभाव, और फिर हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं भारतीय प्रतिरोध की, जिस पर अभी अभी हमने आपको बतलाया कि इसे हम पारंपरिक और आधुनिक प्रतिरोध में बांटकर पढ़ते हैं। अंततः स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से भारत स्वतंत्र होता है और अपने संविधान लेखन के माध्यम से एक आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। संविधान निर्माण तक के इतिहास को आपके 15वें यूनिट में शामिल किया गया है। तो मेरा सुझाव यह है कि सीधे सीधे, जैसा कि बतलाया गया है कि 15 यूनिट्स हिस्ट्री डोमेन के अंतर्गत आपको पढ़ना है, सिर्फ 15 यूनिट ही नहीं पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिट्टो वही 15 यूनिट पढ़ के जाना है। इतिहास का मतलब एक टाइम लाइन है, और उस 15 यूनिट्स को पढ़ते हुए उस टाइम लाइन को भी आप याद रखें, ध्यान में रखें। बहुत थोड़ा सा, चूंकि 12th की जो एनसीईआरटी है वह 6 से लेकर 11th तक जो पढ़ा आपने, उसी का एडवांस स्टडी 12th में है। तो 12th को आपके एग्जामिनेशन का बेसिस बनाया गया है, अर्थात आधार बनाया गया है। लेकिन पहले से जो आप पढ़ के आ रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने यहां पर की कि पूरा पाषाण काल ये है, मध्य पाषाण काल ये है, नव पाषाण काल ये है, सिंधु घाटी की सभ्यता ये है, वैदिक काल ये है, और फिर इस तरीके से प्राचीन भारत और फिर मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत चलता है। उसमें जो मुख्य विकास की प्रवृत्तियां हैं उसको जरूर से जरूर समझना है, पढ़ना है। एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यही हमारा आज की कक्षा में प्रथम यूनिट पर चर्चा करते हुए उस फाउंडेशन को आपके सामने प्रस्तुत करना ही हमारा लक्ष्य था। इसीलिए हमने इसकी चर्चा थोड़ी सी कर दी है। ऐसे भी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सीधे सीधे आपको यूनिट 2 पढ़ना है, अर्थात मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त काल तक के राजनीतिक,
आर्थिक और सामाजिक इतिहास को पढ़ना है। फिर यूनिट 3 में महाभारत का अध्ययन आपको करना है, और जानते हैं कि महाभारत जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। फिर उस समय जाति, वर्ग, श्रेणी इत्यादि के विषय में बातचीत करना है। तो किसी न किसी तरह से चर्चा परिचर्चा में वैदिक काल भी आएगा। ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सीधे सीधे हम मौर्य साम्राज्य आएंगे। तो हम लोग पहले प्रथम यूनिट को पढ़ेंगे, फिर दूसरे यूनिट को पढ़ेंगे, फिर तीसरे यूनिट को पढ़ेंगे। लेकिन ये टाइमलाइन अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप बेटर तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, अंडरस्टैंडिंग को इंटरलिंक कर पाएंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप इनरिच कर पाएंगे। वस्तुतः आपको यह समझना है कि वस्तुतः ट्वेल्थ के बेसिस पर जो एग्जामिनेशन होना है उसमें सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स ही नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न आने हैं। मल्टीपल चॉइस के ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो कंप्लीटली फैक्ट एंड फिगर्स नहीं होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल में या अंडर ग्रेजुएशन में आपके एनालिसिस को डेवलप करने का काम यूनिवर्सिटी करती है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस पर बेस्ड आपके ब्रेन का वह ओरिएंटेशन है या नहीं, वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट करेगी। तो इसलिए फैक्ट एंड फिगर्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट पर भी आपको बल देना है। विदाउट कॉन्सेप्ट सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स के बेसिस पर आप पढ़कर जाएंगे तो आप हाईएस्ट रैंक स्कोर नहीं कर पाएंगे। और मेरा उद्देश्य यह है कि इतिहास विषय में हाईएस्ट स्कोर आप गेन कर सकें, हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर आप गेन कर सकें। और इसके लिए सिलेबस को इंटरलिंक करने वाली जो चीजें हैं उस पर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो आइए आज की चर्चा परिचर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये इंटरलिंकिंग है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए इसके पश्चात हम लोग बातचीत करते हैं। अब हम आ जाते हैं देखिए सभ्यता के नामकरण पर। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पाई पुरातत्व के आधार पर। तो पुरातत्व के आधार पर ही हम सबसे पहले आपके सामने आपको यह बतलाना चाहते हैं कि देखिए यदि हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात किया जाए, मैं एक स्लाइड जोड़ता हूं। हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात अगर की जाए, पुरातत्व के आधार पर चूंकि हमें प्रारंभिक नगरों की कहानी को पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। 3 बातें हैं, 3 ईयर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले 1826, दूसरा 1856 और तीसरा 1921। फिर 1922 और फिर 1924। 1826 में हड़प्पाई टीले को सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन नामक एक यात्री ने देखा। लेकिन वह इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि आखिर यह टीला किस सभ्यता से जुड़ी हुई है या इसका काल क्या है, वह आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। लेकिन सबसे पहले चार्ल्स मैसन की नजर में हड़प्पा का टीला आया था और उसने इस टीले के नीचे किसी ऐतिहासिक शहर के दबे होने की बात कही थी, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि ये किस काल का है। फिर 1856 में
सर कनिंघम ने, यहां पर चार्ल्स मैसन का नाम ध्यान में रखेंगे, चार्ल्स मैसन, यहां पर ध्यान में रखेंगे सर कनिंघम, सर कनिंघम। तो सर कनिंघम ने कराची से लाहौर रेलवे निर्माण में टीले के पत्थर का उपयोग करने के क्रम में, मतलब ये कराची से लाहौर रेलवे लाइन के निर्माण में टीले के पत्थर के इस्तेमाल के क्रम में, इन्हें विभिन्न वस्तुएं भी प्राप्त हुई। ईंट और पत्थर के अलावा इन्हें विभिन्न वस्तुएं भी प्राप्त हुई। बाद में उन्हीं वस्तुओं के आधार पर 1875 में इन्होंने हड़प्पाई मुहर पर अपनी एक रिपोर्ट भी दी थी। तो 1875, 1856 से 1875, अर्थात आपको यह ध्यान में रखना है कि सर कनिंघम के समय में कराची से लाहौर रेलवे लाइन के निर्माण में टीले के पत्थर के इस्तेमाल के क्रम में जो अन्य सामग्रियां मिली या हड़प्पाई मुहर मिला, उसके आधार पर 1875 में सर कनिंघम ने हड़प्पाई मुहर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हड़प्पाई मुहर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हालांकि ये भी इस बात को समझ नहीं पाए कि यह सभ्यता कितनी पुरानी। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई हुई है। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई हुई, ताकि डिटेल में पता लगाया जा सके कि आखिर यह सभ्यता क्या है। 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के आधार पर जो तथ्य हमारे सामने आए, उसके आधार पर भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने 1924 में हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। और जब इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की, तब इन्होंने बतलाया कि यह 3250 से 1750 बीसी के बीच की सभ्यता है। अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 3250 साल पहले, अर्थात 3 से 3500 वर्ष पहले, एक अत्यंत ही विकसित नगरीय सभ्यता भारत में विद्यमान थी। अर्थात इस घोषणा ने भारतीय इतिहास को 3500 वर्ष पहले का घोषित कर दिया।
जो विश्व के अन्य प्राचीन सभ्यताओं की तुलना में कहीं अधिक विकसित सभ्यता के रूप में विद्यमान थी। इसके समकालीन मेसोपोटामिया और मिस्र से भी कहीं अधिक विकसित यह सभ्यता भारत में विकसित हुई थी। इसने पूरे इतिहास की दिशा को ही बदल दिया। अतः पुरातत्व के द्वारा जो उत्खनन किए जाते हैं वह इतिहास को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। हड़प्पाई पुरातत्व से जो जानकारी हमने प्राप्त किया, उस जानकारी के आधार पर भारतीय इतिहास में एक नई क्रांति आ गई, क्योंकि भारत विश्व के अन्य प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन भारत में भी सभ्यता थी, और वह उस समय विश्व की सबसे अधिक विकसित सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया से भी अधिक विकसित, मिस्र से भी अधिक विकसित। तो हड़प्पाई पुरातत्व ने किस प्रकार भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा प्रदान की, यह आपको समझना है। खैर, इतनी बातचीत को समझने के पश्चात अब मैं इस बात पर आऊंगा कि सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, इस बात पर भी आइए। तो देखिए, पुरातत्व का एक नियम है। पुरातत्व का नियम यह है कि किसी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम उत्खनित स्थल के नाम पर किया जाता है। यह एक परंपरा है, पुरातात्विक परंपरा है। जिस सभ्यता की खोज जिस स्थान के उत्खनन के आधार पर हुआ, सर्वप्रथम उत्खनित स्थल के आधार पर ही उस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में हमें यह पता चला कि इस सभ्यता के आरंभ में जो अधिकांश उत्खनित स्थल थे, वो कहीं न कहीं सिंधु नदी की घाटी में विद्यमान थे। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक उत्खनित स्थल अधिकांशतः सिंधु घाटी की नदी में विद्यमान थे। इसलिए इसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहा गया। लेकिन धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी घाटी के किनारे सिंधु नदी से भी अधिक स्थलों की खोज की गई। मतलब दोगुने से भी अधिक स्थल सिंधु नदी की घाटी में जितने स्थल विद्यमान थे, उससे दोगुने से भी अधिक स्थल सरस्वती नदी की घाटी में विद्यमान। इसलिए वर्तमान में अब विद्वान यह कहते हैं कि इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता होनी चाहिए। एक दूसरा जो बेसिक बात है उसको आपने समझने का प्रयास किया है। नाउ अब देखिए, सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण भी कर लेते हैं। विभिन्न विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण अलग अलग तरीके से किया है। आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि क्या है आइडिया। सर जॉन मार्शल, जिन्होंने सिंधु नदी घाटी की सभ्यता की घोषणा की थी विश्व में 1924 में, उन्होंने 3250 से 2750 के बीच इस सभ्यता का काल माना है। स्टुअर्ट पिगटन, इन्होंने 2500 से 1500 बीसी इस सभ्यता का काल माना है। आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि एनसीईआरटी इसे 2600 से 1900 बीसी का मानता है।
और सर्वाधिक प्रचलित मत यही है, 2600 से 1900 BC, यही सर्वाधिक प्रचलित मत है, यह सर्वाधिक मान्य मत है। वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग विधि या C14 मेथड के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया है वह 2350 से 1750 किया गया है। तो आपसे यहां पर दो प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। सामान्य तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण क्या हो सकता है, तो आपको अपना आंसर एनसीईआरटी के आधार पर देना है। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान में वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है, तो 2350 से 1750। एक तीसरा प्रश्न सर जॉन मार्शल से संबंधित भी हो सकता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले विश्व को सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व में होने के विषय में बतलाया, जो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने 3250 से 1750 इसका काल बतलाया। तो इस तरह से ये बातें आपको ध्यान में मोटे तौर पर रखना है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कि देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक संक्षिप्त परिचय हम लोग लेते हैं। दो तीन बातें। सबसे पहले विस्तार क्या है इसको हम जानें। तो जैसा कि देखिए यहां पर हमने फिगर आपको दिया है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका सबसे उत्तरी स्थल जो है वह मांडा है, ये उत्तर में है, जबकि इसका जो सबसे दक्षिणी स्थल है वह दाइमाबाद है। अर्थात सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद है, पश्चिमी स्थल सुतकांगेंडोर है, जबकि पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। सभ्यता पश्चिम से पूर्व की ओर 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर यह 1100 किलोमीटर की है। कुल मिलाकर यह सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। यह सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। इसका आकार त्रिभुजाकार था। क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अभी तक लगभग 2800 स्थल ढूंढे जा चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक 200 स्थल गुजरात में ही है। यह सब मोटी मोटी बात सिंधु घाटी सभ्यता का एक परिचय या हड़प्पाई पुरातत्व का एक परिचय यहां पर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाधान से जो हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता 4 प्रजाति के लोग थे। पहला भूमध्य सागरीय, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलाइड। इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक जनसंख्या भूमध्य सागरीय प्रजाति की थी, जबकि सबसे कम जनसंख्या मंगोलाइड प्रजाति की थी। इसके पश्चात बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हम नगर नियोजन पर आते हैं। नगर नियोजन के अंतर्गत सबसे पहले हम नगर निर्माण पर बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहले
सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित थे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्थल है, तो दो भागों में नगर विभाजित है। ये जो पश्चिमी क्षेत्र है इसको कहा गया टीला क्षेत्र, और ये सामान्य आवासीय क्षेत्र है पूर्वी भाग। सामान्य तौर से ये ध्यान में रखिएगा कि इस क्षेत्र का एक अलग दुर्गीकरण है और इस क्षेत्र का एक अलग दुर्गीकरण है, अर्थात ये दोनों क्षेत्र अलग अलग दुर्गों से घिरे हुए हैं। और सामान्य तौर पर इन दोनों क्षेत्र के बीच आवागमन के लिए मार्ग भी बने हुए थे। मूलभूत बात यह है कि यह जो टीला क्षेत्र है इसमें कहते हैं कि शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, और इस टीला क्षेत्र की मुख्य विशेषता है कुछ सार्वजनिक महत्व या सामूहिक महत्व की संरचनाएं हैं यहां पर। जैसे मोहनजोदड़ो में स्नानागार, अन्नागार, सभागार, अर्थात ग्रेनेडीज अन्नागार, सभागार मीटिंग हॉल, स्नानागार ग्रेट बाथ। तो दो भागों में विभाजित है, दुर्ग क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र में, और दोनों भाग अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, जैसा कि मैंने फिगराइज किया। अब देखिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। यह तो सामान्य विशेषता थी नगर निर्माण, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। चन्हूदरो में दुर्ग नहीं था, अर्थात सुरक्षा प्राचीर नहीं था। बनावली तारांकित पद्धति से सड़क है। बनावली में तारांकित पद्धति से सड़क है, अर्थात सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती थी। और इसका मतलब है कि सामान्य तौर पर जो हड़प्पाई नगर है वह ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति पर बनाई गई, लेकिन बनावली जो शहर है वह तारांकित पद्धति से बनी हुई है। लोथल में एक ही सुरक्षा प्राचीर से दुर्ग एवं आवास क्षेत्र का घिरा हुआ होना है। इसी तरह से ईंटों में देखेंगे कि सामान्य तौर से नगरों में, शहरों में पकी और कच्ची ईंट दोनों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर आवास कच्ची ईंटों से ही बने हुए थे, बेक्ड ब्रिक्स या पकी हुई ईंट नहीं थी। इस तरह की कई विशेषताएं यहां पर है। जैसे सामान्य तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वो ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति से बने हुए हैं, लेकिन बनावली इसका अपवाद है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर अर्थात 90 डिग्री पर काटती थी, लेकिन बनावली इसका अपवाद है। भवन कैसे होते थे? तो दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, पीछे गलियों में दरवाजे खुलते थे। लेकिन लोथल इसका अपवाद था, जहां दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। इस तरह की बातों को ध्यान में रखेंगे क्योंकि डायरेक्टली इस तरह की बातों को पूछेंगे। ईंट जो है वह 4-2-1 के अनुपात में था, अर्थात लंबाई 4, चौड़ाई 2, ऊंचाई 1, अर्थात लेंथ, विड्थ एंड हाइट इस अनुपात में था। चन्हूदरों से वक्राकार ईंट का साक्ष्य मिला है और कालीबंगा से कच्ची ईंट के प्रयोग का साक्ष्य हमें मिला है, जबकि सामान्य तौर पर नगरों में पकी ईंट और कच्ची ईंट दोनों के इस्तेमाल का साक्ष्य मिलता है, लेकिन कालीबंगा में सिर्फ कच्ची ईंट का ही प्रयोग का साक्ष्य है।
सामान्यतः कच्ची और पकी ईंट का प्रयोग किया जाता था, लेकिन कालीबंगा में ऐसा नहीं किया गया है। नालियों की व्यवस्था, मतलब घरों से पानी के निकासी की व्यवस्था थी, और नालियां ढकी हुई थी। लोथल में लकड़ी की नाली का भी हमें साक्ष्य मिलता है। हड़प्पाई पुरातत्व के आधार पर प्रारंभिक नगरों की कहानी अगर आप पढ़ेंगे, तो जो पुरातात्विक विशेषताएं हैं हड़प्पाई नगरों की या भारत के प्रारंभिक नगरों की, उसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, हड़प्पाई जीवन के अन्य पक्ष पर हम लोग आते हैं। नगर नियोजन तो हम लोगों ने पढ़ा, जैसे थोड़ा सा समाज के विषय में हम पढ़ते हैं। पहली बात तो यह है कि पुरातत्व से हमें जो सामग्री मिली है, उसके आधार पर हड़प्पाई समाज के मातृसत्तात्मक होने का प्रमाण हमें मिलता है। चूंकि हड़प्पाई मृण मूर्तियों का मतलब होता है मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों में अधिकांश संख्या में स्त्रियों की मृण मूर्तियां या फिगरिन्स, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, वो हमें मिले हैं, जिसके आधार पर विद्वान यह कहते हैं कि हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक था। समाज पिरामिड नुमा था। पिरामिड नुमा समाज का मतलब है ऊपरी वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो एक तो शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग रहा होगा, फिर सामान्य वर्ग यहां पर रहा होगा, फिर निम्न वर्ग का लोग रहा होगा। पुरोहित वर्ग का समाज में उच्च स्थान था। स्त्रियां श्रृंगार प्रिय थीं। श्रृंगार में कई चीजों के साक्ष्य हमें मिले हैं, विशेषकर देखिए बाल सज्जा, या जिसे हम केश सज्जा कहते हैं, अर्थात बालों को जूड़ा बनाना, तरह तरह से उसको सजाना, कानों में कुंडल, हाथों में चूड़ियां, यहां तक कि हमें चन्हूदरों से लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है। इसके पश्चात मनोरंजन के लिए शिकार, पशुओं की लड़ाई या पासा आदि मनोरंजन के साधन थे। शवाधान में हमें आंशिक शवाधान का साक्ष्य प्राप्त होता है। आंशिक शवाधान का मतलब है कि सबको खुले में छोड़ दें, जो अवशेष बचा उसको दफना दिया जाना। दाह संस्कार पूर्ण शवाधान है या फिर कलश शवाधान, अर्थात मिट्टी के बर्तन में या एक शव पेटिका में जो भी अवशेष मिला उनको रख करके उनको दफना दिया जाना। शव को उत्तर दक्षिण दफनाने की प्रथा थी। आज भी भारतीय परंपरा में, हिंदू धर्म में उत्तर दक्षिण सबको रखा जाता है। देखिए, सूती वस्त्र के प्रयोग का भी साक्ष्य है, हमें बड़ा महत्वपूर्ण है। ऊनी वस्त्र के प्रयोग का भी साक्ष्य है। कहते हैं कि हड़प्पावासी कपास का उत्पादन करने वाले प्रथम लोग थे। धर्म पर यदि हम बातचीत करें, तो जो भी हड़प्पाई पुरातत्व से हमें सूचना मिलती है, उससे हम निश्चय पूर्वक यह कह सकते हैं कि वो प्रकृति की विविध शक्तियों की पूजा करते थे। अर्थात हड़प्पाई प्रकृति पूजक थे। मंदिर का कोई साक्ष्य अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मेसोपोटामिया में मंदिर का साक्ष्य है, लेकिन हड़प्पा में मंदिर का साक्ष्य नहीं है। मातृदेवी की पूजा, अर्थात हमें एक ऐसा मुहर मिला है हड़प्पा से, जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, अर्थात मातृदेवी की पूजा होती होगी। आद्य शिव, जिसे हम प्रोटो शिव कहते हैं या आदि शिव कहते हैं, एक मुहर से हमें पद्मासन लगाए एक योगी पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई गया है, और उसके चारों तरफ हिरन, हाथी, गेंडा जैसे कई जानवर हैं। चूंकि शिव को पशुनाथ भी कहा जाता है, पशुपति भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें आदि शिव की संज्ञा दी गई है, अर्थात इनकी भी उपासना होती होगी। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी, वृक्ष, नाग, पीपल के पेड़ इत्यादि की पूजा भी होती थी। पशु में
एक श्रृंगी जानवर था, जो एक काल्पनिक जानवर है, एक सींग वाला जानवर, अर्थात सिंगल हॉर्न एनिमल, अर्थात जिसे हम हिंदी में एक श्रृंगी जानवर कहते हैं। एक श्रृंगी जानवर की पूजा सबसे अधिक पूज्य माना जाता था वह। लेकिन हड़प्पाई मुहरों में सबसे अधिक मुहर पर हमें कुबड़दार सांड, या जिसे आज हम नंदी कहते हैं, उसका साक्ष्य हमें मिला है। ताबीजों के प्रयोग का भी साक्ष्य है और लिंग योनि के पूजन का भी साक्ष्य है। जादू टोने में उनका विश्वास होता होगा, ऐसा भी हमारे पास साक्ष्य है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर हम देखें तो कृषि व पशुपालन मुख्य आधार हैं अर्थव्यवस्था के। गेहूं जौ मुख्य फसल था, रागी से ये अपरिचित थे। बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट रहेगा। कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य हड़प्पा से ही हमें प्राप्त होता है। ये घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन मोहनजोदड़ो, लोथल और सुरकोटदा से हमें घोड़े का साक्ष्य प्राप्त होता है। लेकिन अभी तक यह संदेहास्पद है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक श्रृंगी पशु सर्वाधिक पूज्य था और कुबर वाला सांड या बैल मुहरों पर सर्वाधिक हमें मिलता है। आंतरिक और बाह्य व्यापार भी था। आंतरिक व्यापार में हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में व्यापार, और बाह्य व्यापार के बीच में, बाह्य व्यापार के रूप में हड़प्पा का अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अर्थात उस समय मेसोपोटामिया कहलाता था, तो मेसोपोटामिया, और फिर मिस्र के साथ, फारस की खाड़ी के साथ हड़प्पाई व्यापार का साक्ष्य हमें मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर मेसोपोटामिया के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, फारस की खाड़ी में हमें प्राप्त हुए हैं, और मेसोपोटामिया की मुहर या फारस के खाड़ी की मुहर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होता है। एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, अगर बाह्य व्यापार की मैं बातचीत करूं तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों को पढ़ा जा चुका है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सारगोन अभिलेख है एक, जिसमें यह बात कहा गया है कि विभिन्न वस्तुओं का आयात मेलुहा क्षेत्र से होता था। वे जो वस्तुएं हैं वो सिंधु क्षेत्र की वस्तुएं हैं, जिससे विद्वान ये कहते हैं कि सिंधु क्षेत्र का पुराना नाम, सिंधु क्षेत्र का पुराना नाम मेलुहा रहा होगा। यह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सिंधु क्षेत्र और मेसोपोटामिया के बीच में कुछ स्थान सिंधु क्षेत्र और मेसोपोटामिया के बीच दिलमुन व मकन की चर्चा की गई है। जिसकी पहचान फारस की खाड़ी में ओमान से की गई है। ओमान से की गई है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक अन्य बात कि मेसोपोटामिया के कई शहरों से, जिसमें उर है, सुसा है, निप्पन है,
या निप्पुर है, वहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर प्राप्त होते हैं। और जो मेसोपोटामिया की मुहरें हैं, वे हमें लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। मेसोपोटामिया की मुहर जहां बेलनाकार थी, वहीं सिंधु मुहर सामान्यतः वर्गाकार या आयताकार थी। तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि मेसोपोटामिया का मुहर, मेसोपोटामिया का मुहर बेलनाकार था, जबकि सिंधु मुहर वर्गाकार या आयताकार। अधिकांशतः सिंधु मुहर सिलखरी का बना हुआ होता था। या जिसे स्टेटाइट भी कहा जाता है। लेकिन कुछ मुहरें तांबा, कांसा या टेराकोटा जो मिट्टी की पकी हुई मुहर है उसको कहते हैं, टेराकोटा की भी थी। इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जो हड़प्पाई पुरातत्व हैं, उस हड़प्पाई पुरातत्व के आधार पर आपको प्रारंभिक नगरों की कहानी को पढ़ना है, तो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए उस सारी सूचना को आप ध्यान में रखें जो हड़प्पाई पुरातत्व और प्रारंभिक नगरों की कहानी हमें बतलाते हैं। इसके साथ ही आइए हम लोग कुछ अन्य बातें भी करते हैं। हड़प्पाई जीवन के अन्य पक्ष क्या हो सकते हैं। जैसे अभी मुहरों पर हम लोगों ने बातचीत किया, तो मुहरों का प्रयोग व्यावसायिक रूप में किया जाता था। लेकिन याद रखें, ये मुहर सिक्के नहीं थे, ये सिक्के नहीं थे। व्यावसायिक उपयोग तो है, लेकिन ये सिक्के नहीं थे। कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए हमने ये बात आपको यहां पर बतलाई है। वस्तुतः मुहरों का प्रयोग वस्तुओं या किसी संपत्ति के पहचान चिन्ह के आधार पर किया जाता था। यह सिलखरी या मिट्टी से बनी मुहरों का प्रयोग हड़प्पाई अपने संपत्ति या अपनी वस्तुओं की पहचान के रूप में करते थे। सर्वाधिक मुहरें मोहनजोदड़ो से मिली। अलंकृत मुहर हड़प्पा से भी प्राप्त होता है। लिपि भी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। दो तीन बातों को ध्यान में रखिएगा। हड़प्पाई लिपि से परिचित थे, लेकिन उस लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। इनकी लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक था। यह कैसे लिखी जाती थी? तो वुस्ट्रोफेडन या सर्पिलाकार। इनकी लिपि सर्पिलाकार या भाव चित्रात्मक या बुस्ट्रोफेडन। बुस्ट्रोफेडन का मतलब है एक बार हम दाएं से बाएं लिखते हैं, फिर बाएं से दाएं लिखते हैं। मतलब एक लाइन हम दाएं से बाएं लिखते हैं, दूसरा लाइन हम बाएं से दाएं लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं? बुस्ट्रोफेडन। बुस्ट्रोफेडन का मतलब है एक लाइन दाएं से बाएं, दूसरा लाइन बाएं से दाएं। यह बात ध्यान में रखिएगा कि लिपि में 40 से अधिक वर्ण हैं और 250 से अधिक चित्राक्षर हैं। एक महत्वपूर्ण बात, इन चित्राक्षरों में सबसे अधिक प्रयुक्त मछली की आकृति की गई है। चित्राक्षरों में सबसे अधिक मछली की आकृति का प्रयोग किया गया है।
धौलावीरा के सूचना पट्ट पर, जैसे धौलावीरा शहर का जब उत्खनन हुआ तो धौलावीरा के मुख्य गेट पर ही, अर्थात प्रवेश द्वार पर ही 10 वर्णों की हमें प्राप्ति होती है, जो सबसे बड़े आकार का हड़प्पाई लिपि का वर्ण हमें धौलावीरा से ही मिला है। माप तौल के विषय में बातचीत करते हैं। हड़प्पाई माप तौल से परिचित थे। माप हेतु लकड़ी, हाथीदांत, तांबे के पैमानों का वो प्रयोग करते थे। तौल के लिए मिट्टी और पत्थर से निर्मित बाटों के प्रयोग का भी साक्ष्य हमें मिला है। ये 16 के गुणज थे, अर्थात 16, 32, 48, 64 और आगे, मतलब 16 के गुणज का प्रयोग करते थे, जैसे आधुनिक समय में अभी हम लोग करते हैं। अब देखिए, अब लास्ट में बातचीत करते हुए हम लोग सिंधु सभ्यता के पतन पर आते हैं। प्रश्न यह उठता है कि आखिर सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के पतन पर बातचीत करने के पहले सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ होगा, इस पर भी एक बार हम लोग बातचीत कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ होगा, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव थोड़ा समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर वस्तुतः सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव का जो साक्ष्य हमें मिलता है वो इस रूप में मिलता है। 7000 बीसी से 5500 बीसी, फिर 5500 बीसी से 3500 बीसी, फिर लगभग 3500 से 2500 बीसी, पच्चीस सौ से 1700 बीसी, और फिर 1700 से 1200 बीसी। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हड़प्पाई विकास के ये क्रम निर्धारित किए गए। आप जानते हैं, जैसा कि शुरू में ही हमने आपको यह बतलाया कि ये वाला चैप्टर आप ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास। हमने कहा था कि एक लिंक को समझना आवश्यक होता है। हमने कहा था कि सबसे पहले जैसे प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री में सबसे पहला काल है पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। ये 5 लाख से 10,000 बीसी के बीच में है। कहते हैं कि मानव इतिहास का सबसे लंबा पुरापाषाण काल ही है, 5 लाख से 10,000 बीसी। विश्व के विभिन्न भागों में मानव का जो ये विकास है, ये 35 लाख बीसी पहले के होने की भी सूचना हमें मिली है। भारत में ही एक स्थल है, महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थल, जहां से हमें 14 लाख वर्ष पहले के पुरापाषाणिक हथियार का साक्ष्य मिला है। लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर भारत के विभिन्न स्थलों की बातचीत करते हुए मोटे तौर पर हम लोग मानते हैं कि भारत में 5 लाख वर्ष से 10,000 बीसी के बीच में यह रहा है पुरापाषाण काल, जिसमें मानव सिर्फ शिकार और खाद्य संग्रह के आधार पर ही अपनी जीविका चलाता था। मध्यपाषाण काल में
हमें पशुपालन का साक्ष्य दिखाई देता है। अर्थात यहां से इस काल में आने पर एक परिवर्तन दिखाई देता है। मध्य पाषाण से जब हम नवपाषाण काल की तरफ बढ़ते हैं तो नवपाषाण काल में हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल कृषि क्रांति के लिए जानी जाती है और जैसे ही कृषि क्रांति हुई अर्थात जैसे ही खेती का आरंभ हुआ, मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। पहले हम खाद्यों का संग्रह करते थे, इधर उधर से चुनते थे, बटोरते थे, लेकिन अब हम खुद अपने खाद्य का उत्पादन करने लगे। इसलिए उत्पादन एक स्थान से संबंधित होगा, खेती एक स्थान से संबंधित होगा, इसलिए अब अस्थाई जीवन आरंभ हुआ। देखिए, भारत में जो नवपाषाणिक काल है उसकी सूचना 7000 बीसी का हमें मिलता है, जो सबसे पुराने स्थल है। कहते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में बलूचिस्तान में कई ऐसे स्थल मिले हैं जहां 7000 बीसी अर्थात 7000 वर्ष पहले नवपाषाण काल की शुरुआत हो चुकी थी। वैसे स्थलों में मेहरगढ़ अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ के आसपास में मुंडीगक है, राना घुंडई है, किली गुल मोहम्मद है, अर्थात कई ऐसे स्थल हैं क्वेटा घाटी के आसपास बलूचिस्तान में। मेहरगढ़, मुंडीगक, राना घुंडई, किली गुल मोहम्मद, क्वेटा घाटी, यहां पर हमें विभिन्न मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले जो आरंभिक पशुचारनिक और कृषक समुदाय था। पशुचारनिक का मतलब पशुओं को चराता था और खेती करता था। 7000 बीसी से लेकर 5500 बीसी तक इस क्षेत्र में इस विकास को आप देख सकते हैं। इसके बाद एक बाढ़ आई और कहते हैं कि इनकी जो बस्तियां थीं वो बर्बाद हो गए। पानी नीचे उतरने के पश्चात पुनः इन्होंने इन्हीं स्थलों पर 5500 बीसी से 3500 बीसी के बीच पुनः अपनी बस्तियां बसाई। इस बार इन्होंने किलेबंदी भी की। और यह भी पशुचारनिक और कृषक समुदाय था। लेकिन 5500 से 3500 बीसी के बीच में इन्होंने जिन उपकरणों या जिन हथियारों की मदद से खेती की, उसमें बिल्कुल लास्ट में आकर के तांबे का भी प्रयोग किया जाने लगा। अर्थात यही नवपाषाणिक विकास ताम्रपाषाणिक विकास में परिवर्तित हो गया। क्योंकि पहले सिर्फ पाषाण के उपकरण थे, चाहे पुरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो या नवपाषाण काल हो। नवपाषाणिक स्थलों में ही 5500 बीसी से 3500 बीसी के बीच हमें ताम्रपाषाणिक उपकरणों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात तांबे और पत्थर के उपकरणों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात नवपाषाणिक विकास ही कैसे ताम्रपाषाणिक विकास में परिवर्तित हुआ, इसे आप समझ सकते हैं। फिर 3500 बीसी से 2500 बीसी के बीच कहते हैं कि जब मानव समुदाय ने खेती करना प्रारंभ किया, अर्थात वह खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक हो गया, जब जीविकोपार्जन के साधन स्पष्ट हो गए, वे अस्थायी रूप से एक जगह निवास करने लगे, सामाजिक संस्था का उदय हो गया, परिवार नामक संस्था का उदय हो गया, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, तो बलूचिस्तान की पहाड़ियों से नीचे उतरते हुए वो सिंध और पंजाब के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए, राजस्थान के क्षेत्रों में आगे बढ़ते चले गए।
अर्थात जनसंख्या का प्रसार सिंध, पंजाब और राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में हुआ। अर्थात वो नदी घाटियों में आ गए, और जैसे ही नदी घाटी में आए, उनकी जो कृषि थी वह नदी घाटियों की उर्वर मिट्टी के कारण उनकी कृषि अधिशेष की कृषि बन गई, सरप्लस एग्रीकल्चर आ गया। सरप्लस एग्रीकल्चर का मतलब है कि एक किसान अपने उपयोग से अधिक उत्पादन करने लगा, जिसे हम अधिशेष की कृषि या सरप्लस एग्रीकल्चर कहते हैं। अब देखिए, इस अधिशेष की कृषि ने परिवार के कुछ लोगों को, समाज के कुछ लोगों को यह अवसर प्रदान किया कि वे विनिर्माण के कार्य में लग जाएं। अर्थात विभिन्न वस्तुओं को बनाना जो मानव के उपयोग के लिए हो सकती है, इसने विनिर्माण उद्योग को प्रारंभ कर दिया, जिसे आप जानते हैं कि मनके बनाने का कारखाना, विभिन्न प्रकार के उपकरण, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, आभूषण, हथियार, उपकरण, उपयोग मानव या समाज में रह रहे लोगों के उपयोग की जो भी चीजें हैं, उसको बनाने वाला एक वर्ग धीरे 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 विकसित होने लगा, क्योंकि अब अधिशेष की कृषि ने उन्हें यह गारंटी दे दी कि उनके भोजन के लायक तो किसान ही उत्पादन कर लेंगे। फिर विभिन्न बस्तियों के बीच जब आप विनिर्माण का कार्य करते हैं, जब आप विभिन्न वस्तुओं को बनाते हैं, तो यह संभव तो नहीं है कि जो कच्चे माल हैं, वह समस्त कच्चा माल जो किसी वस्तु को बनाने में उपयुक्त उपयोग में लाई जा सकती है, उसका निर्माण या उसका उत्पादन उसी क्षेत्र में होता होगा। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कच्चे माल को दूसरे क्षेत्र से लाने की आवश्यकता ने आंतरिक व्यापार की आवश्यकता को जन्म दे दिया। अर्थात 3500 से 2500 बीसी के बीच न सिर्फ सभ्यता का विस्तार, ताम्रपाषाणिक संस्कृति का विस्तार बलूचिस्तान से आगे बढ़कर सिंध, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में फैल गया, बल्कि विभिन्न बस्तियों के बीच आंतरिक व्यापार की भी स्थापना हो गई। इस आंतरिक संपर्क के परिणाम स्वरूप धीरे 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 विनिर्माण के जो केंद्र थे या जो व्यापारिक महत्व के केंद्र थे, वे सब शहरी सभ्यता के रूप में, शहरी स्थल के रूप में, सभ्यता के शहरी केंद्र के रूप में विकसित होने लगे, जिसमें आप जानते हैं कि हड़प्पा एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था, मोहनजोदड़ो एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था, सिंध में आमरी, चन्हूदरो ये एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, गुजरात में लोथल, धौलावीरा। अर्थात सिंधु सभ्यता के विस्तार के क्षेत्र में विभिन्न शहरी केंद्रों का उदय हुआ, और फिर सिंधु क्षेत्र से दूर अवस्थित विभिन्न क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध की स्थापना धीरे धीरे होने लगी। सबसे पहले सिंधु क्षेत्र के लोगों ने अफगानिस्तान के साथ अपने व्यापारिक संपर्क की स्थापना की, फिर ईरान के साथ इन्होंने अपने व्यापारिक संबंध की स्थापना की। आगे बढ़ते हुए ये इराक, मिस्र और फारस की खाड़ी में विद्यमान विभिन्न स्थानों के साथ अपने व्यापारिक संबंध को स्थापित करने में सफल हुए। अर्थात आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार का भी विकास हो गया। अर्थात किस तरह से उत्तर पश्चिम भारत में बलूचिस्तान में मेहरगढ़, मुंडीगक, राना घुंडई, किली गुल मोहम्मद, क्वेटा घाटी के आरंभिक नवपाषाणिक स्थल
जहां पहले आरंभिक पशुचारनिक और कृषक समुदाय रहते थे, वे कैसे आगे बढ़कर सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के कारण बन गए, यह शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अभी जो अब हमने यहां पर आपको बतलाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ होगा, वो शायद आपको अब समझ में आ जाएगा कि 7000 बीसी से 5500 बीसी मेहरगढ़, मुंडीगक, राणा घुंडई, क्वेटा घाटी, किली गुल मोहम्मद आदि स्थानों पर नवपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले। साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाणिक संस्कृति का मतलब ये पशुचारनिक समुदाय भी थे और कृषक समुदाय भी थे। अस्थाई कृषि की आवश्यकता के कारण अस्थाई रूप से एक जगह पर बसे, पारिवारिक संस्था का विकास हो गया, सामुदायिक जीवन का विकास हो गया, सामाजिक संस्था का विकास हो गया, विवाह, नातेदारी संबंध जो सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, वो सब यहां पर विकसित हो गए। अर्थात सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विकास हुआ, सामुदायिक जीवन का विकास हुआ, सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ, परिवार व्यवस्था का विकास हुआ, नातेदारी, रिश्तेदारी, विवाह संस्था इत्यादि धीरे 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 विकसित होती चली गई। 5500 बीसी में एक बाढ़ आने के परिणाम स्वरूप यह विकास रुक गया, लेकिन पानी के नीचे उतर जाने के पश्चात इस काल में जो परिवर्तन हुआ उसको मैं लाना चाहता हूं। यह नवपाषाणिक विकास निरंतर रहा, लेकिन इतिहास परिवर्तन को ढूंढता है कि एक काल से दूसरे काल में आते हुए परिवर्तन क्या हुआ। तो परिवर्तन यहां पर हुआ, ये नवपाषाणिक जो थे वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति में परिणत हो गए, अर्थात अब तांबे के हथियारों का भी प्रयोग करने लगे। यहां पर हाथ के बने हुए मृदभांड का प्रयोग करते थे। याद रखिएगा, यहां पर हाथ से निर्मित मृदभांड, मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे, लेकिन यहां पर धीमी गति से चलने वाले चाक पर आधारित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग है। एक अन्य प्रयोग, बस्तियों की किलेबंदी यहां पर नहीं थी लेकिन यहां पर है। 3500 से 2500 बीसी विस्तार हुआ। सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र में आंतरिक व्यापार का जन्म हुआ। नदी घाटी में आने के कारण से धीरे 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 अधिशेष की कृषि आरंभ हुई, शहरी केंद्र का विकास हुआ, निर्माण गतिविधियां प्रारंभ हुई, और यही ताम्रपाषाणिक जो विकास था, यही यहां पर परिपक्व हड़प्पाई विकास बन गया। परिपक्व हड़प्पाई विकास का मतलब है यहां पर विभिन्न शहरी केंद्र हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आमरी, चन्हूदरो, विभिन्न हड़प्पाई केंद्र हैं, शहरी केंद्र हैं। इस शहरी केंद्र के साथ साथ बाह्य व्यापार भी है।
तो शहरों का उदय, बाह्य व्यापार की शुरुआत। लेकिन 1700 से 1200 बीसी शहरी विशेषताओं का पतन, शहरी विशेषताओं का पतन। पहली बात। दूसरी बात, जनसंख्या का प्रवास एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में, जनसंख्या का प्रवास, अर्थात शहरी केंद्रों का पतन होने लगा, विनाश होने लगा। संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणाम स्वरूप कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, नदियों का मार्ग बदल गया होगा, शायद भूकंप वगैरह भी एक कारण रहे होंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना कि सभी शहरी केंद्रों या संपूर्ण सभ्यता का पतन किसी एक कारण से हुआ होगा, ऐसी बात नहीं कही जा सकती है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में पतन के अलग अलग कारण रहे होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सभ्यता में विद्यमान असंतुलन को माना जाता है। अब देखिए, अब जब पतन की व्याख्या आप करेंगे, सिंधु सभ्यता के पतन की व्याख्या जब आप करेंगे, तो आप अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप डेवलप कर पाएंगे। पतन के कई कारण दिए जाते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप सभ्यता का पतन हो गया। ऐसे विद्वानों में कौन है? तो गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, स्टुअर्ट पिगटन, राम प्रसाद चंद्र इत्यादि ये बात कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ। ऐसे में सर जॉन मार्शल हैं, एस.आर. राव हैं, अर्नेस्ट मेके इत्यादि बाढ़ को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं यह सब पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण जो शहरी केंद्र थे वे पतन के शिकार हो गए। इसमें लेम्ब्रिक, जी.एफ. डेल्स महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जो मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर यह बात कहते हैं, और माधव स्वरूप वत्स भी इसी बात को मानते हैं। जलवायु परिवर्तन जो सर्वाधिक प्रचलित मत है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ही नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ होगा, बाढ़ आया होगा। तो R.L. स्टाइन और ए. घोष इत्यादि जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण मानते हैं। आर्यों का आक्रमण मॉर्टिमर व्हीलर भी कहते हैं, और पारिस्थितिकी परिवर्तन जो है वह भी फेयर सर्विस कहते हैं। कुल मिलाकर अगर पारिस्थितिकी परिवर्तन की बात आप करेंगे, जलवायु परिवर्तन की बात आप करेंगे, नदी मार्ग में परिवर्तन की बात करेंगे और बाढ़ की बात करेंगे, तो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं, अलग अलग बातें नहीं है। अब देखिए, इतनी बातों को पढ़ लेने के पश्चात एक फास्ट रिकेप हम करना चाहते हैं, और ये रिकेप हम करना चाहते हैं सैंधव स्थलों से प्राप्त जो महत्वपूर्ण अवशेष हैं या वस्तुएं हैं, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। जैसे हड़प्पा से क्या क्या मिला? तो एक तो कब्रिस्तान आर, अर्थात कब्रिस्तान आर जो है, ये एक पुरातात्विक पहचान करने का नियम है। कभी R37 इसका नाम रखा गया, कब्रिस्तान RH37। तो ये पुरातात्विक नामकरण होता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां पर हड़प्पाई वासियों से अलग कुछ प्रजातियों के शवों का साक्ष्य हमें मिला है। समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा उर्वरता की देवी, गेहूं और जौ के दाने अन्नागार स्वास्तिक,
चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना, ये सब हड़प्पा से हमें मिलता है। तो इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो सबसे महत्वपूर्ण बृहद स्नानागार, सभागार भी, और बृहद स्नानागार, सभागार और अन्नागार, ये तीन चीज मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होती है। मातृदेवी की मूर्ति भी मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, सूती कपड़े का साक्ष्य, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। चन्हुदरो से क्या मिलता है, तो अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, पहले भी हमने बतलाया था, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके इत्यादि। कालीबंगा से देखें क्या मिलता है, आयताकार अग्नि वेदिकाएं, मतलब अग्निकुंड का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य, कांच और मिट्टी की चूड़ियां, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, माणिक्य एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मुहरें जो मेसोपोटामिया की हैं, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियां इत्यादि। लोथल से क्या मिला है, तो सबसे बड़ी जो बात है, लोथल से कृत्रिम बंदरगाह, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। चावल, बाजरे का साक्ष्य भी वहीं से मिला है। फारस की मुहर भी हमें मिली है। 3 युगल समाधियां भी हमें मिली हैं। धान की भूसी भी मिली है, मन का उद्योग भी मिला है, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि लोथल से हमें मिला है। सुरकोटदा, घोड़े की अस्थियां और एक विशेष प्रकार का कब्रगाह। वनावली, हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ तांबे के बानाग्र इत्यादि। तो जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे पुरातत्व के आधार पर ही हमें प्रारंभिक नगरों की कहानी को पढ़ना है, तो इसको ध्यान में आपको रखना चाहिए। इसके पश्चात देखिए हम लोग आ जाते हैं अभ्यास प्रश्न पर। पूरे टॉपिक को हमने फिनिश किया। एक बात जो है आप और भी ध्यान में चाहें तो रख सकते हैं, जैसे विभिन्न जो हड़प्पा स्थल हैं वो कहां पर हैं और उसके उत्खननकर्ता कौन है, ऐसा एक लिस्ट भी आप बना सकते हैं। हम लोग इसी में यहीं पर एक स्लाइड ऐड कर देते हैं। और जैसे पहला है हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। दयाराम साहनी ने उत्खनन किया। दयाराम साहनी ने उत्खनन किया और ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। और ये बात भी ध्यान में रखें कि इसका जो उत्खनन है दयाराम साहनी ने 1921 से प्रारंभ किया था और लास्ट 1936 रहा। वर्तमान में यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। मोंटगोमरी जिले में है। अब आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की।
और यह सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है, मतलब पाकिस्तान के सिंध के लड़काना पाकिस्तान में है। चन्हू दरो भी सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज अर्नेस्ट मैके ने की। अर्नेस्ट मैके, और यह भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कई बार इस तरह से भी पूछता है प्रश्न कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, किसने खोज की, वर्तमान में कहां है। इसलिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कालीबंगा बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा, कालीबंगा आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज जो है बीबी लाल ने की। बीबी लाल, और ये राजस्थान में। नेक्स्ट में हम लोग कोटदीजी करते हैं। कोटदीजी, कोटदीजी जो है यह सिंधु नदी के किनारे है, और इसकी खोज जो है वह फजल अहमद खान ने किया। फजल अहमद खान ने किया, और यह भी सिंध प्रांत के अंतर्गत है, अर्थात पाकिस्तान में है। नेक्स्ट में आते हैं, एक और स्लाइड लेते हैं। रंगपुर, रंगपुर ये किस नदी के किनारे है? तो ये भादर नदी के किनारे है। भादर नदी के किनारे। खोज किसने की? तो एस.आर. राव ने की। एस.आर. राव ने की। और ये कहां है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। गुजरात में। नेक्स्ट, रोपर। रोपर कहां है? तो यह रोपर जो है यह सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की है। रोपर कहां है? तो पंजाब में है। ये पंजाब में है। इसके अतिरिक्त लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की? तो लोथल की खोज भी एस.आर. राव ने की। और यह भी अहमदाबाद में है, अर्थात गुजरात में है। इसके पश्चात आलमगीरपुर बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है आलमगीरपुर। यह हिंडन नदी के किनारे है, और इसकी खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने की। और यह मेरठ उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में यह बात ध्यान में रखें कि अब सबसे जो नवीनतम स्थल है पूर्व में, वह सहारनपुर का बरगांव है। अभी कुछ वर्ष पहले ही सहारनपुर के बरगांव में
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल का साक्ष्य हमें मिला है। तो मान लीजिए कि पूछ दे कि नवीनतम खोजों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो सहारनपुर का बरगांव। इस तरह से विभिन्न स्थलों पर आपको एक बार अध्ययन कर लेना चाहिए। इसी तरह से एक स्थल और करते हैं, सुतकांगेनडोर। सुतकांगेनडोर ये सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ये दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने की, ऑरेल स्टाइन ने की। और ये कहां है, तो ये पाकिस्तान के मकरान समुद्र तट के किनारे है, पाकिस्तान के मकरान के पास है। इसी तरह से एक स्थल बनावली है जो हरियाणा में है। बनावली जो है यह सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोज आर.एस. विस्ट ने की है, विस्ट ने की है, और यह हरियाणा में है। हरियाणा में राखीगढ़ी की खोज भी 1990 के दशक में हुई है, और धौलावीरा की खोज भी गुजरात में की गई है, वह भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। राखीगढ़ी और धौलावीरा भारत के सबसे बड़े स्थल भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, फिर धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बड़े स्थल हैं। तो इस तरह से आप चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। धौलावीरा और राखीगढ़ी को भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से विभिन्न स्थल किस नदी के किनारे है, किसने उसकी खोज की, वर्तमान में कहां पर अवस्थित है, इस पर भी आपको एक अध्ययन करके रखना चाहिए। अब देखिए, सबसे अपने लास्ट सेक्शन में मैं आता हूं। तो लास्ट सेक्शन में कहते हैं कि आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी याद कर लें, यदि आपने अभ्यास नहीं किया तो आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। क्योंकि इतिहास का मतलब है कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। अभ्यास प्रश्न का मतलब ही है कि उसे आपको पक्का कर देना है। बहुत सामान्य प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन मैंने यहां पर कुछ ऐसे प्रश्नों को उठाने का प्रयास किया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे देखिए, पहला प्रश्न मैं उठा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है। हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत है? सीधे सीधे 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं, बड़ा शानदार प्रश्न है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? तो देखिए, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति जो है ये खेतरी राजस्थान की सूचक है। राजस्थान में ही कालीबंगा है। देखिए, गणेश्वर और जोधपुरा दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि यह राजस्थान की संस्कृति है। अब राजस्थान में खेतरी भी है जहां तांबे की खान है, और राजस्थान में कालीबंगा भी है। लोथल गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएगा, अर्थात एलिमिनेशन प्रोसेस आना चाहिए। अब कंफ्यूजन होगा ए और सी में। तो कालीबंगा में सोथी संस्कृति थी, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ दे सोथी संस्कृति का संबंध तो कालीबंगा से है। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, जहां से प्राचीनतम गेहूं की खेती का साक्ष्य हमें मिला है, वहां पर कुली और नाल संस्कृति है। सिंध क्षेत्र में झूकर झांगड़ संस्कृति है। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व रूप में उद्भव से पहले की जो कुछ संस्कृतियां हैं, जिसे पुरातात्विक साक्ष्य से ढूंढा गया है और स्पष्ट किया गया है, जिसके आधार पर हड़प्पाई सभ्यता के विकास का अध्ययन किया जाता है, वह आपको ध्यान में रखना चाहिए।
तो आराम आराम से गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति खितरी से संबंधित हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, एक बड़ा शानदार प्रश्न यहां पर हमने लिया है कि विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के आधार पर भी यहां पर प्रश्न पूछा जाता है। तो लिख रहा है, शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो शंख निर्मित वस्तुओं के प्रमुख, देखिए शंख कहां मिलेगा? समुद्र के आसपास मिलेगा, तो नागेश्वर तथा बालाकोट। बालाकोट जो है ये समुद्र तट के पास ही है। तो नागेश्वर तथा बालाकोट। देखिए, राखीगढ़ी और कालीबंगा यहां पर समुद्र है नहीं। रंगपुर और बनावली हरियाणा आ गया। मुंडीगक और मालवर ये बलूचिस्तान आ गया। तो समुद्र तट के आसपास ही तो शंख निर्मित वस्तुएं होंगी ना। तो बालाकोट समुद्र तट के पास है, इसलिए बालाकोट सही आंसर हो जाएगा। अर्थात एलिमिनेशन करना सीखो। देखिए, बड़ा शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगन या मकन कहा गया है? मगन या मकन। तो याद रखिएगा, हमने आज लिख करके भी आपको बतलाया कि ओमान को मकन कहा गया। दिलमुन और मकन। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी से की गई है और मकन की पहचान ओमान से की गई है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन। हम लोगों ने बातचीत आज किया हुआ है। अब देखिए, प्रश्न करने में आपको मजा आ रहा होगा। एक देखिए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकने की संभावना रहती है कि यह पुस्तक किसने लिखी है। तो ध्यान में रखिएगा कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो S.N. रॉय की है। सीधे सीधे प्रश्नों के माध्यम से या अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आप अपने इंफॉर्मेशन को बढ़ाते भी। हड़प्पा सभ्यता का तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो लोथल, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो पंजाब में है, ये बनावली हरियाणा में है। इजिली आपको कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि इतिहास रटने की चीज है, लेकिन सीधे सीधे यदि आपने समझ लिया तो एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू आप राइट आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए, कितना शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक बने? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने हड़प्पाई पुरातत्व के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1875 में हड़प्पाई मुहर पर अपना रिपोर्ट तैयार किया। और हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में यही रिपोर्ट मील का पत्थर हो गया, क्योंकि इसी के पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग ने विभिन्न हड़प्पाई टीलों के उत्खनन के कार्य को शुरू किया और हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित धार्मिक प्रथाओं में से कौन सा एक हड़प्पा संस्कृति से अपरिचित है? तो देखिए, मातृदेवी की पूजा होती थी। पुजारी, मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है वहां पर पुजारी राजा के साक्ष्य मिले हैं। हमने भी कहा था कि हड़प्पाई समाज में पुजारी वर्ग का विशेष स्थान था। योग मुद्रा मुहर भी हमें मिला है, अर्थात योगासन करती हुई मुद्राओं या मुहरें भी हमें मिली हैं। संस्कृत यज्ञ, ये वैदिक काल से संबंधित है, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा। एलिमिनेट आप कर देंगे। हड़प्पा की घरेलू वास्तुकला में जमीन से संलग्न दीवारों में कोई खिड़कियां नहीं थी। निम्नलिखित विकल्पों में से पुरातत्वविदों द्वारा उल्लिखित संभावित कारणों की पहचान करें। हड़प्पाई भवनों में खिड़कियां नहीं है, लेकिन वेंटिलेशन के लिए झरोखे हैं। खिड़कियां नहीं होने का संभावित कारण क्या है? गोपनीयता को बनाए रखना। घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, खिड़कियों से झांकने का कोई अवसर मंचलों को नहीं मिलेगा।
तो ऐसा नहीं है कि इतिहास जो है उसमें डिफरेंट फैक्ट एंड फिगर्स को रटना है। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेंगे तो आप 40 में से 40 प्रश्न कर सकते हैं, हाईएस्ट 40 मार्क्स आप ला सकते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के पश्चात एलिमिनेशन प्रोसेस को सीखना है कि कैसे हम रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करके राइट आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। आज इकाई फर्स्ट की क्लास थी और क्लास के पश्चात हमने अभ्यास प्रश्न पर भी बातचीत किया, लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देना चाहता हूं। एग्जामिनेशन बहुत निकट आ चुका है, इसलिए कक्षा में हमने सारी बातों को शामिल करते हुए, काफी विस्तार से बातचीत करते हुए भी हमने थोड़ा फास्ट कवर किया। आवश्यकता भी थी फास्ट रूप में कवर करने की, लेकिन इसमें कोई भी पॉइंट हमने छोड़ा भी नहीं। एक और बात है कि आप लोगों तक दृष्टि बुकलेट अभी तक पहुंच चुका होगा। जैसे हमने ये क्लासेज ली है और क्लासेज में हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं, उसी तरह से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अदर इंफॉर्मेशन भी उसमें दिए गए हैं। उसको आप पढ़ेंगे, उसमें कई और भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। अभी तो 10 अभ्यास प्रश्न हम लोगों ने कक्षा में किए, लेकिन वहां पर 30-40 अभ्यास प्रश्न आपको मिल जाएंगे, 50-60 अभ्यास प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इस तरह से लगातार पढ़ते हुए, समझते हुए और अभ्यास करते हुए आप अपने पसंद के विश्वविद्यालय को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आपकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता में कोई भी संदेह नहीं है। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को मैं यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको अपने पसंद की विश्वविद्यालय मिले और आप अपने सपनों को उड़ान दे सके। थैंक यू।